नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवीना बासने और मैं अपने चैनल रवीना स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको जैसे कि पता है हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम जिसमें डेवलपमेंट को पढ़ रहे थे, हमने प्रीवियस वीडियो में डेवलपमेंट के बारे में कुछ तथ्य जाने थे और आज हम डेवलपमेंट के सिद्धांत यानी विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला हमारा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। इसका मतलब समझिए कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी पहले दौड़ना सीख जाए, ऐसा कभी नहीं होता। पहले आप चलना ही सीखते हैं, फिर आप दौड़ना सीखते हैं, ऐसा ही होता है ना। कभी भी आप पहले दौड़ना नहीं सीखे तो यानी कि सब अपनी प्रजाति का एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले आप लेटना सीखते हैं, फिर आप बैठना सीखते हैं, फिर आप खड़े होना सीखते हैं, फिर आप चलना सीखते हैं और फिर उसके बाद दौड़ना सीखते हैं। तो आपका एक पैटर्न चलता है, पहले लेटना, फिर बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो यानी आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं और ये हर प्रजाति ऐसे ही अपना पैटर्न फॉलो करते हैं। यानी कि समान प्रजाति का सिद्धांत कि प्रत्येक जाति अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान को फॉलो करती है। यानी सब अपनी अपनी जाति के अकॉर्डिंग इसी प्रकार से एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले कोई दौड़ना सीख जाए उसके बाद कोई खड़ा होना सीखे, ऐसा कभी नहीं होता। सब अपनी प्रजाति का एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब देखिए सेकंड सिद्धांत को हम समझते हैं। सेकंड सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका मतलब ये आप ये मान के चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये CTET से लेके सुपर टेट, DSSB, KVS हर किसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसका आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है इसका इंग्लिश में नेम। आपको ये इंग्लिश में याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में इसके नाम बदलते रहते हैं। हिंदी में इसके नाम बदलने का मतलब इसमें हिंदी के कई नाम हैं, जैसे मस्तकाधोमुखी, शिराधोमुखी, शिराभिमुखी, इस प्रकार से इसके कई सारे नाम हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप एक नाम सेफिडोकॉर्डल याद रखिए क्योंकि पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं। तो आप कुछ टर्म को इंग्लिश में याद रखिए और कुछ टर्म को हिंदी में। तो जिन को इंग्लिश में याद करने की ज़रूरत है वो हम आपको यहाँ बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेफिडोकॉर्डल क्या होता है। देखिए, सेफिडोकॉर्डल में जो आपका विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि पहले आपके सिर का विकास होता है, फिर सिर से पैर की तरफ विकास होता है। जब आप छोटे होते हैं आपने देखा होगा कि सिर सबसे ज़्यादा बच्चे का जो भार होता है उसके सिर का मतलब उसके पूरे शरीर का 1/4 उसके सिर का भार होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बच्चे का विकास सिर से होता है। पहले इसका मतलब कैसे समझिए कि पहले बच्चा अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, उसके बाद वो अपने हाथ, पैर, कंधे इन पर नियंत्रण करता है। आपने देखा भी होगा जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे ये कहते होंगे कि इस बच्चे के गर्दन के नीचे हाथ लगाकर इस बच्चे को खिलाइए। क्यों? नहीं तो क्योंकि बच्चे की गर्दन इधर उधर होती है। तो सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन पर कमांड करना सीखता है। तो यानी पहले सिर से उसका विकास होता है, फिर उसका धीरे धीरे करके पैरों की ओर विकास आता है। तो ये इसे बोलते हैं हम सेफिडोकॉर्डल। अब देखिए सेकंड है इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपको इंग्लिश में ही इनके नाम याद करने। तो इसका विकास होता है मध्य से बाहर की ओर। अब देखिए मध्य से बाहर की ओर कैसे कि आपका विकास होता है इस प्रकार से मध्य से बाहर की ओर। देखिए इस प्रकार से ये मध्य से बाहर की ओर, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है
उससे हाथों और पैरों की तरफ, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर। आप इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि केंद्र से बाहर की ओर। पहले आपकी रीढ़ की हड्डी से लेके हाथ पैरों में इस प्रकार से आपका विकास होता है। तो आपको ये दो टर्म याद रखनी है, एक होती है सेफिडोकॉर्डल, एक होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब देखिए ये भी आपको पॉइंट समझ में आया होगा, ये सिद्धांत भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि जो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है, जैसे कि आप समझिए कि पहले बच्चा चीज़ों को पूरे हाथों से पकड़ना सीखता है, उसके बाद वो बच्चा अपनी उंगलियों से किसी चीज़ को पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही बच्चा कलम चलाना सीख गया, नहीं, पहले बच्चा स्क्रिबलिंग करता है। स्क्रिबलिंग मतलब होता है, पहले बच्चा स्क्रिबलिंग करना, यानी कि स्क्रिबलिंग का मतलब समझिए ऐसे घुचड़ मुचड़ सा करता रहता है बच्चा, कागज़ में ऐसे घुचड़ मुचड़ सी लिखता रहता है। कभी आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप उनको पेन पकड़ा दीजिए या रूल पकड़ा दीजिए तो ऐसे घुचड़ मुचड़ सी करते हैं, क्योंकि ये सामान्य क्रिया है। उसके बाद बच्चा छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, या ए फॉर एप्पल, ये सब लिखना सीखता है। तो ये सामान्य क्रियाएं हैं, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करते हैं। इसके अलावा दूसरा उदाहरण समझिए कि पहले बच्चा हमेशा क्या करेगा, बैठना सीखेगा। पहले बच्चा हमेशा क्या करेगा, बैठना सीखेगा, ना कि पहले ही बच्चा चलना सीख जाएगा, नहीं, फिर उसके बाद ही बच्चा चलना सीखेगा। तो यानी कि पहले उसकी सामान्य क्रिया हो गई बैठना। ऐसा कभी आपने नहीं देखा जैसे कि पहले बच्चा दौड़ लगाना सीखा फिर उसके बाद बैठना सीखा, नहीं, पहले बच्चा सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करेगा। तो आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। और यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ उदाहरण के रूप में लिखा है, जैसे कि पहले बच्चा उठना सीखता है, फिर बैठना, फिर चलना और फिर दौड़ना। ये एक क्रम में करता है, जिसे समान प्रतिमान के सिद्धांत में भी हमने अभी समझाया और आपको सामान्य से विशिष्ट में भी। ये बातें आपको समझ में आ जाए इसलिए हम आपको उदाहरण बाय उदाहरण समझाते हैं। अब देखिए अब हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत समझिए आप कि जो विकास होता है हमारा एक निरंतर चलता रहता है, यानी कि विकास ऐसा नहीं है कि कभी रुक जाए। आपने कभी देखा आप जब बड़े बच्चे से बड़े हुए तो क्या आपका विकास रुका? नहीं। चाहे आप पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे तो आपका किसी और फील्ड में किसी और क्षेत्र में आपका विकास होता ही रहा। आज आप जो जानते हैं क्या आप बचपन में उन चीज़ों को जानते थे? आज जो आप पढ़ाई करके आज आपके पास जितनी नॉलेज है क्या वो बचपन में थी? नहीं। आपने पढ़ाई के थ्रू विकास किया, अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से विकास किया क्योंकि आपका निरंतर चलता रहा। यानी विकास जो है निरंतर चलता रहता है, जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में वो बच्चा 3 महीने से बनना स्टार्ट हो जाता है, उस समय से लेकर मृत्यु तक उस बच्चे का विकास चलता रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में। लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी है कि वृद्धि एक स्तर पर आकर रुक जाती है लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। क्यों? ये समझने वाली बात है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको किसी खेल में रुचि है तो आप आप बचपन में जिस प्रकार से खेलते थे लेकिन आप उसे प्रैक्टिस करते रहे तो आज उस खेल में जो आपका विकास हुआ है क्या वो बचपन में उसी प्रकार का ही विकास था? नहीं ना, आपका विकास बढ़ गया होगा। इसी प्रकार से आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका विकास बढ़ता ही रहता है, यानी कि विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। चाहे आप चाहे चाहे ना चाहे किसी ना किसी क्षेत्र में आपका विकास बढ़ता ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक यही बात आती है कि विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा कितने माह से बनना स्टार्ट हो जाता है? 3 माह से, यानी कि 3 मंथ से। माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक चलता रहता है, यानी वॉर्म टू टॉर्म चलता रहता है। अब देखिए अब एक और पॉइंट आता है कि विकास जो है अनिरंतर चलता है। अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने बताया था कि विकास जो है निरंतर चलता है, अब विकास अनिरंतर कैसे चलता है? तो इससे आप समझिए ये स्टेज जो थ्योरी होती है हमारी, जैसे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी,
आपने पढ़ी होगी सीटेट में, जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक थ्योरी है उसमें आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? संवेदी अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। तो जो आपकी संवेदी अवस्था होती है, संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, वो 0 से 2 वर्ष होती है, जिसमें बच्चा किस प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे कि अंगूठे चूसना, जैसे कि बच्चा किस प्रकार की क्रिया करता है, जैसे अंगूठे चूसना और इधर उधर पलटना बेड पे से, इस प्रकार की क्रियाएं करता है। तो उस हिसाब से उस अवस्था, और लेकिन जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तो बच्चे इन क्रियाओं को नहीं करते हैं। फिर वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को दोहराता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बच्चा, यानी कि 2 साल 1 महीने का हुआ बच्चा, 2 साल 1 दिन का हुआ, क्या उसने अंगूठा पीना छोड़ दिया? नहीं ना, नहीं छोड़ा। क्या उसने उंगली पीना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। तो वो 2 साल 1 दिन पर आते ही वो अपनी क्रियाओं को नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार से जो विकास की क्रियाएं हैं, विकास की अवस्था के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो अनिरंतर हो गई। तो इस स्टेज थ्योरी में ही ये बात सिद्ध होती है कि विकास का सिद्धांत अनिरंतर होता है, यानी कि विकास की अवस्था में आते ही वो एकदम से उनकी क्रियाएं छूटती नहीं हैं, वो धीरे धीरे ही छूटती हैं। लेकिन विकास की अवस्थाएं जो हैं, जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं, वो ये कहती हैं कि जैसे ही बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्रियाएं करता है। जैसे मान लीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, जैसे तारे चलते हैं तो वो कहते हैं तारे मेरे साथ, या जैसे मान लीजिए सूरज चलता है तो सूरज मेरे साथ चल रहा है, तो वो इस हिसाब की क्रियाएं करते हैं। लेकिन जब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तो वो बच्चे में थोड़ी बहुत तर्क की बुद्धि आ जाती है, तो तर्क करना सीख जाता है, वो जोड़ घटा गुणा भाग ये करना सीख जाता है। लेकिन क्या, जैसे ही बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में से लेके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के पहले दिन आता है तो क्या वो उन क्रियाओं को छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। पहले दिन तो वो नहीं छोड़ता। जैसे आप सिंपल भाषा में समझिए, आज आप मान लीजिए आपका बर्थडे है और आज आप मान लीजिए 20 साल के हुए, तो आप 20 साल के बाद एक दिन, अगले दिन क्या आप पुरानी क्रियाओं को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो बस यहीं पर आपकी ये अनिरंतरता की सिद्धांत है, फॉलो करता है। बाकी कहीं जगह इस सिद्धांत के बारे में नहीं बताया गया। ये स्टेज थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो स्टेज थ्योरी ये कहती है कि विकास अनिरंतर चलता है। लेकिन बाद में ये सिद्धांत खारिज हो गया और उसके बाद निरंतरता वाले इन दोनों सिद्धांतों पर डिबेट चली, जिसमें जो निरंतरता का सिद्धांत वो जीत गया। तो कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव में आए कि विकास का सिद्धांत कैसा होता है, तो विकास का सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत है, यानी विकास निरंतर चलता रहता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पूर्व अनुमान का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास का कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ हद तक अनुमान से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके क्लास में कोई बच्चा है जिसका आपने क्लास टेस्ट लिया, उसमें आपके उसके 10 में से 10 नंबर आए, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे कि ये बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाएगा। तो आपने उसके विकास का कुछ अनुमान लगा लिया। तो पूर्व अनुमान का सिद्धांत बस इसी बात को कहता है कि किसी भी व्यक्ति का हम कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। जैसे आपके विकास की दर अलग है, आपका विकास धीमी गति से हो रहा है, किसी का विकास तेज़ हो रहा है, किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है तो उसका विकास पढ़ाई में अच्छे से हो रहा है, और किसी का विकास खेल में अच्छे से हो रहा है, जिसको खेल में रुचि है उसको खेल में उसका अच्छे से विकास हो रहा है, और किसी की सिंगिंग में, किसी की डांसिंग में, तो जिसकी रुचि जिसमें होती है उसका विकास उसी फील्ड में अच्छे से होता है। तो विकास की दर हमेशा अलग अलग ही होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। देखिए, विकास एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत से आप क्या समझ सकते हैं कि विकास का सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि जैसे कि मानिए
कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो सिर्फ आपके उसमें हाथ ही चल रहे हैं, नहीं, उसमें आपका दिमाग भी चल रहा होगा। जैसे आप मान लीजिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय आपके हाथ भी चल रहे होंगे और आपका दिमाग भी चल रहा होगा और आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्स दे रही होगी। यानी कि विकास का सिद्धांत सिर्फ ये एकीकरण का सिद्धांत सिर्फ यही बात कहता है कि विकास हमेशा एकीकृत होता है, उसमें सारे पक्ष शामिल होते हैं, संज्ञानात्मक और भावनात्मक और क्रियात्मक, तीनों ही पक्षों को शामिल करके ही विकास होता है, जिसमें आपका शारीरिक विकास भी हो रहा होता है, मानसिक विकास भी हो रहा होता है और क्रियात्मक, तीनों। जैसे आप सरल भाषा में समझिए कि अगर आप मान लीजिए सुई में धागा पिरो रहे हैं, ये एक सुई है, इसमें हम धागा पिरो रहे हैं, तो आपके सिर्फ हाथ ही नहीं चल रहे, उसमें आपकी आँखें भी चल रही हैं, मसल्स भी कार्य कर रही हैं, तो वो सभी चीज़ें एकीकृत होकर ही कार्य कर रही हैं। तो विकास का एकीकरण का सिद्धांत बस इसी बात को कहता है कि सभी कार्य सभी हमारी क्रियाएं एकीकृत ही होती हैं और विकास हमारा एकीकृत ही होता है। अब देखिए नंबर 7 पर आपका सिद्धांत है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। तो इसका मतलब आप समझिए, देखिए कभी इसका मतलब है कि विकास कभी भी एक रेखा जैसा नहीं होता कि आपका विकास हमेशा एक समान ही चलता रहे। जैसे कि आज आपका विकास जो भी हो रहा है वो भी कल भी ऐसे ही चलता रहे, ऐसा कभी नहीं होता। विकास हमेशा स्पाइरल चलता है, ऐसे, यानी कि ऐसे के अब इसे समझिए कि जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कल भी आपका मन करे पढ़ाई करने में, नहीं हो सकता ऐसा। और कल भी आपका मान लीजिए मन कर जाए तो दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी उतना ही मन करे आपका पढ़ाई करने में, नहीं। तो विकास की दर हमेशा हर दिन अलग अलग होती है। कभी आपका पढ़ाई करने का मन होता है तो आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ पाते हैं और किसी दिन आपका पढ़ाई करने में मन नहीं हो पाता तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो जिस दिन आपका मान लीजिए पढ़ाई करने में मन है तो उस दिन आपका विकास ऊपर की ओर जाएगा। जिस दिन आपका विकास कम, आपका मन नहीं है पढ़ाई, उस दिन आपका विकास थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका विकास स्पाइरल चलता रहता है, यानी कि कभी धीमे कभी तेज, कभी धीमे कभी तेज, कभी धीमे कभी तेज, इस प्रकार से स्पाइरल एक स्प्रिंग की तरह आपका विकास चलता है। ऐसा नहीं है कि आपका रोज ही विकास एक समान ही हो। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट समझिए, देखिए अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो जैसा कि मैं अभी आपको समझा चुकी थी कि विकास सारे पक्षों को ध्यान में रखता है, आपका संज्ञानात्मक पक्ष, आपका भावनात्मक पक्ष और ये आपका और आपके क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्षों को एक समान करते हुए एक साथ लेते हुए विकास होता है। कभी भी आपका विकास ऐसे नहीं है कि आपके सिर्फ एक ही पक्ष का विकास हो रहा हो। जब आप खेलने, मान लीजिए आपको किसी खेल में रुचि है, कोई खेल खेलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपका शारीरिक विकास ही हो रहा हो उसमें, नहीं, आपके मानसिक विकास भी उसमें संग संग होता है। उस खेल के प्रति आपका मानसिक विकास, उस खेल के प्रति आपका जो मानसिक लेवल है वो और अच्छे से बढ़ जाता है। आप उस खेल के बारे में और अच्छे से सोचते हैं कि हम इस खेल में और किस तरीके से बढ़िया करते जाएं और उस खेल से आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो विकास जो होता है आपके तीनों पक्षों को ध्यान में लेके चलता है और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और तभी विकास होता है। किसी एक पक्ष का विकास नहीं होता, तीनों पक्ष क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, तीनों पक्ष एक दूसरे से रिलेटेड होकर ही आपका विकास होता है। तो आपको ये वाला भी पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर व्यक्ति की जो विकास होता है वो उसकी दर अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति में, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको पढ़ाई में रुचि है
तो उसका पढ़ाई में विकास अच्छा होगा, किसी को खेल में रुचि है तो उसका खेल में विकास अच्छा होगा, और किसी को मान लीजिए डांस में रुचि है तो उसका डांस में विकास अच्छा होगा। यानी हर किसी की रुचि अलग है तो उसका विकास भी अलग अलग होगा, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे, जिससे वो अपना बच्चा उसी क्षेत्र में बेहतर विकास कर पाएगा। तो आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम। जो भी मैंने आपको समझाया, ये विकास का सिद्धांत इसी बात को कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता, हर व्यक्ति की भिन्नता के अनुसार उसका विकास होता है, किसी का विकास तेज होता है तो किसी का कम। अब देखिए यहाँ पर आपके विकास के सिद्धांत कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट आपकी जो बातें हैं बस वो आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखी हुई हैं कि हमारी जो बुद्धि होती है, मोटिवेशन होता है, इंटरेस्ट होते हैं, वो सब हमारे अलग अलग होते हैं और ये विकास को प्रभावित करते हैं। हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस और ये सब हमारी विकास। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि विकास जो है सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यानी कि विकास जो सांस्कृतिक विविधताओं से प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए आप इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आप हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में रोटी को हाथ से खाना पसंद करते हैं। अगर हम इसे कांटे या छुरी से खाएंगे तो, या हमारे सामने कोई आके ऐसे कांटे या छुरी से जो होटलों में खाते हैं, ऐसे अगर कोई बंदा आके रोटी को खाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये तो बड़ा अंग्रेज है। और लेकिन अंग्रेज़ जो लोग होते हैं वो, उनके यहाँ पर खाना कांटे चम्मच से खाते हैं, तो वो हमारे यहाँ की तरह हाथ से नहीं खाएंगे, तो अपनी विकास उनका उसी हिसाब से होगा। हमारा विकास हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हुआ, हम उन चीज़ों को उसी प्रकार से खाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपका विकास उसी हिसाब से होगा। आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी इन्वायरमेंट, अगर आप हिंदी भाषा वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका विकास हिंदी भाषी अवस्था में होगा। आप जो हिंदी में बोल पाएंगे, आप उस चीज़ को इंग्लिश में अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश क्षेत्र से, अंग्रेजी वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी होगी कि वो हिंदी पर अच्छी से पकड़ नहीं बन पाएंगे, तो उनका विकास अंग्रेजी माध्यम में अधिक होगा। तो भाषा, उसकी सांस्कृतिक विविधताएं भी विकास को प्रभावित करती हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब देखिए विकास में जो होता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि बच्चों में जो विकास होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। देखिए सीधे सरल शब्दों में समझिए कि उनमें एक विकास के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस फॉलो करता है, जो कि मैं भी आपको समझा चुकी थी। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर भी विकास निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता के जीन्स अगर आपको मिले हैं, आपके माता पिता के जीन्स, जैसे आपका आनुवंशिकता, आपके माता पिता का IQ लेवल कम है, तो हो सकता है कि आप बच्चे में का भी IQ लेवल थोड़ा कम हो। जैसे माता पिता में कोई विकार है तो बच्चे में भी कोई विकार आ सकता है। तो उनके हेरिडिटी का भी विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इन्वायरमेंट से, देखिए इन्वायरमेंट से कैसे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए सब कुछ ठीक है, हेरिडिटी भी उन्हें अच्छी मिली है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उन्हें वो अच्छा नहीं मिला। बच्चे का जो वातावरण है वहाँ पर चोरी डकैती, लड़ाई झगड़े, इस प्रकार का वातावरण उसे मिलता है, तो बच्चे का विकास भी उसी अवस्था में होगा। हो सकता है बड़े होकर वो बच्चा भी चोरी करने लग जाए और वो बच्चा डाकू बन जाए, इस प्रकार से। और अगर किसी बच्चे का इन्वायरमेंट अच्छा है, उसे पढ़ाई मिल रही है और वो अच्छे कल्चर में, तो वो हो सकता है वो बच्चा IAS ऑफिसर भी बन सकता है, उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ जाए। तो विकास में हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंस तीनों का ही प्रभाव बहुत पड़ता है। और देखिए ये इम्पोर्टेंट आपकी इक्वेशन है जिसे आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। ये किसने दी थी? आपकी वुडवर्थ ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी CTET से लेकर DSSB में। ये हर पेपर में आपके काम आती है। डेवलपमेंट का मतलब हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, या डेवलपमेंट
का डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के गुणनफल का योग होता है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट यानी विकास आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट दोनों पर ही निर्भर करता है, जो कि मैं अभी आपको समझा चुकी थी। तो आज का हमारा ये टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट को भी हमने बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। और आने वाली वीडियो में हम अब ब्राउन फेयर के इकोलॉजिकल सिस्टम और डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, जो कि अभी हमारे थोड़े से आयाम और रह गए हैं। हमने विकास के सिद्धांत कंप्लीट कर लिए, लेकिन हमारे जो अभी विकास के आयाम है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और ये भावनात्मक विकास, ये किस किस के प्रकार से होते हैं, इनकी कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, हमें आगे ये पढ़ना है। फिर ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। और अगर कोई कमी भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम आपकी वीडियो में हमें ये कमी लग रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे से सुधारें। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, मैं अपना पूरा प्रयास करती हूँ कि आपकी एक भी क्वेरी ना रह जाए। फिर भी अगर आपकी एक क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर दूर करूँगी। तो बस आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। बाय बाय। टाटा।